ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਸਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। तो ये कुछ टॉपिक ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਸਕੈਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਆਰ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲਾਸਟ 4 ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੋਰ यही टॉपिक सीगे सारे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोस्टल सिक्योरिटी पे आओ। हाँ जी, कोस्टल सिक्योरिटी देखो यार, हमारे देश में कितने किलोमीटर का कोस्ट है पहले ये बताओ। कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? 7500। तो मैं 4 ऑप्शन देना ਤੁਹਾਨੂੰ। 7500 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर, 3750 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। दसो की ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, कौन बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? हाथ खड़ा करो। हाँ जी, कौन बोल रहा है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है? बताओ भाई। अंश की थर्ड ऑप्शन केड़ी? आ वाली 3750। हाँ जी, कितनी केड़ी है? सेकंड 15,000 किलोमीटर। हाँ जी, थर्ड ये। हाँ जी मोहिता, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं हैगी, इन थले रख दो फोन नू डस्टबिन सिट दो थोड़ा जा। और डस्टबिन पे पिछे देखिए सिटी माड़ा फोन सिटी है। हाँ वो सिट दे, फोन सिट दे पिछे। दसो मोहिता किन्ना? 7500। हाँ जी 7500। हाँ जी प्रदीप 7500। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7500 किलोमीटर। तो हमारे देश में जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो ये पूरा का कोस्टल एरिया जो है 7500 किलोमीटर्स का कोस्टल एरिया है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, हमारे कोस्ट हो गए और डेफिनेटली हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, सॉरी लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो टोटल कितना कोस्ट हो गया? 7500 किलोमीटर का कोस्ट हो गया। बैक इन द डे एक 2611 करके एपीसोड होया सीगा कि नहीं? इस एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਟਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੋਟਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਟਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। तो ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, तो ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਰੱਗ ਲॉर्ड्स ਹੋ ਗਏ, ਪੈਡਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕੋਸਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਲੀਅਰ অর ਨਾਟ? 2611 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, 2611 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ हमें अपने कोस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोस्ट के थ्रू भी इनफिल्ट्रेशंस हो सकती हैं। नौ आप लिखांगे कुछ इदां दे इशूज़ जिहड़े कोस्टल सिक्योरिटी दे रिस्पैक्ट दे विच हैगे। लिखो सब तो पहला आप 6 इशूज़ लिखने हैं, ठीक है, 6 इशूज़। यानी 6 मुद्दों को तुसीं बस रट्टे मार के जाना है। यानी 6 ਦੇ 6 मुद्दे अपने कोस्टल सिक्योरिटी दे रिस्पैक्ट दे विच हैगे। तो आप देखांगे कोस्टल नूं की इशूज़ हैगे, फिर आप देखांगे कि व्हाट इज़ द आर्कीटैक्चर। आर्कीटैक्चर का मतलब है कि आप ने कोस्ट को प्रोटेक्ट करने वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की इनीशिएटिव्स लेते हैं, जस्ट लाइक आप जिवें पहला इनीशिएटिव्स देखे है। सब तो पहला लिखो मरीटाइम टेररिज्म, सब तो पहला मुद्दा। ये एग्जाम्पल्स लिखांगे, इलस्ट्रेशंस करांगे। तो मरीटाइम टेररिज्म एग्जाम्पल दसो। 2611 है ना, बस मरीटाइम टेररिज्म। दूजा इशू लिखो पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी इन कोस्टल एरियाज। पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरीज इन
कोस्टल एरियाज। तो हमारे कोस्ट के पास पायरेसी, पायरेसी पता ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एंड समुद्री डाकू, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है ना, लेट्स से ये हमारा इंडिया है, ठीक है। एक सेकेंड मैं तुम्हें दिखाना है। आ है अपना अफ्रीका, बनाओ मेरे नाल अफ्रीका बनाओ, अफ्रीका बनाओ, हाँ अफ्रीका बनाओ, बना लिया अफ्रीका। अफ्रीका दे नाल तुसी बनाओ सऊदी अरेबिया एंड तुसी बनाओ इंडिया, ठीक है। अफ्रीका दे नाल सऊदी अरेबिया एंड इंडिया बनाया, यस। हुण तुसी अगर देखोगे ना तो आ जिहड़ा तुसी ये चुंझ जी देख रहे हो, हाँ आ चुंझ देख रहे हो कि नहीं यार, देख रहे हैं ना सर, अखां लगियां है ना, यूज़ कर लेदियां कदे कदे जे जिंदगी च लोड़ पैंदी है तां। आ चुंझ जिहड़ी देख रहे हो, दिस चुंझ इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। की कहंदे इहनूं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बेसिकली अगर अफ्रीका नूं एलीफेंट की तरह देखा जाए तो ये एलीफेंट का हॉर्न है, समझ आया कि नहीं, है ना, है हाँ हॉर्न ऑफ राइनो कह लो, ठीक है, हॉर्न ऑफ राइनो सॉरी, ठीक है। एनीवेज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस एरिया दे विच एक बहुत छोटी जी कंट्री है, उसका नाम है सोमालिया। केड़ी? सोमालिया। सो सोमालिया बेसिकली ये एरिया दे विच हैगी है। इत्थे बहुत ज़्यादा गरीब जनता रहती है, बहुत पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, एंड ये गरीबी होने करके इत्थों दी बहुत ज़्यादा शिप्स निकलती हैं। ये शिप्स सुएज कैनाल चो क्रॉस करके रेड सी दे विच आंदियां। सो दिस इज़ रेड सी, दिस इज़ मैडिटरेनियन सी एंड दिस इज़ सुएज कैनाल। तो मैडिटरेनियन सी ते रेड सी नूं कनैक्ट करने वाला कैनाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਫ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਾਲੀਅਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। तो अल्टीमेटली ये सारी पायरेसी चलती है एंड उस तो बाद फिर वो सारा मतलब हॉस्टेज कर लिया तो फिर हरजाना भर लिया, ये सारे काम चलते हैं। तो ये हो रहा है इधरली साइड तो इंडिया थोड़ा जिहा दूर है इत्थों, लेकिन इंडिया दी किश्तियां भी इत्थों दी निकल के जांदियां एंड वापस आंदियां, समझ रहे हो। आप एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, इंपोर्ट बहुत करते हैं, तो अपनी भी बहुत वलनरेबिलिटी हैगी है जो अपनी मर्चेंटशिप इत्थे पहुँचती है। एक इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, लिख लो IMO, इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। ਜਿਹੜੀ एक इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, UN की सबसिडरी है, यूनाइटेड नेशंस के तहत बनाई हुई इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की करती है, पायरेसी के इशूज़ को हैंडल करने वास्ते ना लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन करती है कि आ लॉन्गिट्यूड डेंजरस लॉन्गिट्यूड है। तो जिन्ने भी मर्चेंट शिप्स है दुनिया के विच, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ हिदायतां भेजियां जांदियां बाय द IMO कि इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड दे विच थोड़े से ध्यान से चलने का। समझ आया कि नहीं। कोई भी लॉन्गिट्यूड डिफाइन कर देंदी है कि आ लॉन्गिट्यूड खतरनाक लॉन्गिट्यूड है, इत्थे पायरेसी हुंदी है, यानी कि इत्थे ਜਿਹੜੇ लुटेरे है ना, ਜਿਹੜੇ पायरेट्स है, ये बहुत एक्टिव है एंड तुसी इस लॉन्गिट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਡੀ मर्चेंट शिप एंटर करती है तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ द डाकू, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, क्योंकि इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ लुटन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होणगे। तो पहला की हुंदा सीगा, इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ਇਹ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड ਨੂੰ एज अ वेरी रेड लॉन्गिट्यूड डिफाइन किया सीगा। रेड लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि भाई डेंजरस लॉन्गिट्यूड है, खतरनाक है, यहाँ पे अगर किश्ती जाएगी तो तुम्हारी किश्ती को तबाह किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूड देखो, खोलो मैप ऑफ वर्ल्ड खोलो, देखिए आप कितना मैप देख रहे हैं अपने को। गूगल अर्थ चल पिया सीगा, गूगल अर्थ चलिया कि नहीं यार, अपना चल गया सी। लॉन्गिट्यूड देखना है, एक मिनट मेरी गल सुनो, अपना मेरी गल सुनो, अपना इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितों शुरू होंदा है यार, मेरे छितर कित्थे है, अपना गुजरात का कितों शुरू होंदा है
68.7। अबे कहाँ जा रहे हो हैं? 97.25 था लास्ट पॉइंट है इंडिया का, तो इधरों 68.7 आ गया। 68.7 तो थोड़ा इधर आ जाओगे तो कितना हो जाऊगा? 60 हो जाऊगा। 60 तो थोड़ा इधर आ जाओगे तो कितना हो जाऊगा? 50 की डिग्री होगा। 50 डिग्री कितना? तुम ना यार, तुम बस जाली हो गए हो। मंडे को तुम जाली होते जो, वहाँ तुम्हारे भी दिन है, मैं देखा है। सोमवार को जमा जाली, फिर थोड़े चार्ज अप होने लगते हो। इंटरनेट ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ? ਕੀ ਹੈ 50? ट्वेंटी 46.19 मतलब 47-45 डिग्री के अराउंड है। हुण लिखो IMO क्लासीफाइड रीक्लासीफाइड दिस लॉन्गिट्यूड रेड लॉन्गिट्यूड IMO reclassified this red longitude to 35 degree sorry to 68 degree east। IMO ने क्लासीफाई किया है लॉन्गिट्यूड टू 68 डिग्री ईस्ट, टू 68 डिग्री ईस्ट। यानी कि IMO ने ना क्लासीफाई करता है कि कल्ला 97 डिग्री सॉरी जेड़ा 46 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेड लॉन्गिट्यूड नहीं है, इवन 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी रेड लॉन्गिट्यूड की कैटेगरी च आता है। इसका मतलब की है, क्या मतलब है इसका? यस, इंडिया के आसपास भी पायरेसी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, दे लई पायरेसी ते आर्म्ड रॉबरी कोस्टल एरियाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ये नीचे एक और एग्जाम्पल लिख लो, सुंदरबंस च आर्म्ड रॉबरी होंदी है। सुंदरबंस एरिया च आर्म्ड रॉबरी देखने को मिलती है। सुंदरबंस च आर्म्ड रॉबरी देखने को मिलती है। सो दो इशूज आप देखे, ठीक है, दो इशूज आप देखे। वन इशू आप देखा कि मरीटाइम टैररिज्म, वो एग्जाम्पल देख लिया 26/11। दूसरा इशू देखा आप आर्म्ड रॉबरी ते पायरेसी, एंड वो देखा कि किवें IMO ने इंडिया के आसे पासे के लॉन्गिट्यूड्स नूं भी डेंजरस लॉन्गिट्यूड क्लासीफाई करता है। थर्ड इशू देखते हैं, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग। थर्ड मेजर इशू इज स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग। थर्ड मेजर इशू इज स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग, देखो स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग का मतलब है कि गलत चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ इंडिया अलाउ नहीं करता, ਉਹਦੀ स्मगलिंग ते ट्रैफिकिंग इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। जिवें तुसीं देखिया होगा एक मूवी आई सीगी ਉਹਦੀ शाहरुख दी राइस, है ना, राइस आई सी ना शाहरुख दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, तो वो इलिसिट लीकर भी समगल कर रहा होंगे। तो इदा के बड़े समगलर्स है इंडिया के जो ये सारी गैर कानूनी चीज़ों इंडिया के समगल करते हैं एंड वापस भी भेजते हैं। तो समगलिंग एंड ट्रैफिकिंग लिख लो एग्जाम्पल, गोल्ड, ई गुड्स, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड / इलैक्ट्रॉनिक गुड्स / ड्रग्स / एल्कोहल, इलिसिट लीकर, ये सारी चीज़ों समगल किया जाता है। ई गुड्स के देखो LED TVs, तुम्हें पता होना चाहिए कि आह एक तो LED TV है जो सैमसंग सोनी के शोरूम च मिलते हैं, किन्ने दे मिलते हैं? 40,000 50,000 रुपये का 32 इंच, है ना। एंड एक होंगे जो 10-11 हज़ार मिल जाते हैं, है ना। MI का नहीं, सोनी सैमसंग का भी मिल जाता है 11-12 हज़ार के। कह देंगे है कि जो मर्जी लिखा दो, असी वही लिख देंगे। सैमसंग लिखना सैमसंग लिखते, मर्सिडीज़ लिखाना मर्सिडीज़ लिखा दो, जो मर्जी लिखा दो, हम वो भी लिख देंगे। ये सारे जो टेलीविज़न LEDs हैं, ये सारे क्या हैं? गैर कानूनी तरीके से इंडिया में स्मगल किए जाते हैं। तो ई गुड्स हो गया, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हो गया। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ लिखो, इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स,
इलीगल माइग्रेंट्स, ये प्रॉब्लम है। अब बांग्लादेश की अगर आप गल करिए तो आ बांग्लादेश है। बांग्लादेश चो बहुत गैर कानूनी माइग्रेंट्स इंडिया च एंटर करते हैं। असम दे विच, बंगाल दे विच, मेघालय, मिजोरम, सारे नॉर्थ ईस्ट एरिया दे विच ये एंटर करते हैं। एंड एंटर करके इन्हों के एरियाज की डेमोग्राफी बदल देंगे हैं। एंड उस बाद की होंगे, जो लोकल्स होंगे उन्होंने इन्हों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एंड नॉर्थ ईस्ट के सब तो बड़ा रीजन, नॉर्थ ईस्ट का सब तो बड़ा रीजन इंटरनल सिक्योरिटी का की है, माइग्रेंट्स। तो अगर बॉर्डर हमारे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, तो गैर कानूनी तरीके से माइग्रेंट्स एंटर नहीं करेंगे। अब आप बांग्लादेश के पास, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। म्यांमार में क्या है, म्यांमार में एक छोटा सा एरिया है, राखिन स्टेट, लिख लो केड़ा स्टेट है, राखिन स्टेट। म्यांमार जो एक छोटा सा एरिया है, राखिन स्टेट। म्यांमार कितने है, हाँ बिल्कुल, RA, म्यांमार, राखिन स्टेट। उस स्टेट के अंदर ना रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। कौन रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान। ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान वहां पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, ऑप्रेस्ड है, क्योंकि उनकी जो कंट्री है वो उनको बहुत तंग करती है फॉर सम रीज़न और दी अदर। फिर ये रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से निकल के ना एंट्री मारते हैं या तो बांग्लादेश के अंदर या फिर हमारे भारत में। और भारत में जो रूट बनता है, इनका लैंड रूट भी बनता है और समुंदर से भी एंटर करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नक्शे से देखिए तो अपने को ज़्यादा थोड़ी सी क्लियर होएगा। तो ये देखो, ये हमारा म्यांमार आ गया, ठीक है। और राखिन स्टेट अगर मैं तुम दिखावा, आएगा हौली हौली, ठीक है। कुछ इधर ही है सितवे, यहाँ पे कुछ इस एरिया के अंदर राखिन स्टेट है, ये पूरा एरिया। तो यहाँ से ये बेचारे एंटर करके इधर से निकलते हैं, या तो ये बांग्लादेश की तरफ आते हैं, ठीक है, या फिर ये इंडिया में एंटर करते हैं थ्रू द कोस्टल एरिया, और फिर एंटर करके यहाँ से कश्मीर चले जाते हैं, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फिर ट्रेन, फिर तो इंडिया से एंटर करके फिर तो इंडियन रेलवेज़ है ना, इंडियन रेलवे च बैठना है, 2 रात लगनी है जनरल डब्बे च, कोई टिकट नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना। सो देन दे गो टू कश्मीर, एंड कश्मीर च जाके रहना शुरू कर देंगे हैं। सो देखो, इलीगल माइग्रेंट्स एंड है ना, गैर कानूनी तरीके नाल एंट्री करने वाले जो लोग है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट लिखो, 5th इशू। 5th आ गए ना आप, 5th इशू लिखो। 5th इशू इज फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू, 5th इशू इज फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू, अब फिशरमैन इशू का मतलब क्या है, आपको पता है यार, हमारे कोस्टल एरियाज में के आसपास बहुत ज़्यादा फिशरमैन अपनी फिशिंग करने के लिए, अपना लाइवलीहुड करने के लिए बेचारे सुबह उठते हैं, एंटर करते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर और वापस चले जाते हैं कि नहीं। बट कई बार ये देखने को मिलता है कि आसपास वाली कंट्रीज़ के बीच में हमारे दोनों के ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिक्कत बन जाता है, इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। अगर चेन्नई से या तमिलनाडु से कोई फिशरमैन आज ये पानी में जाएगा और इनके पानी में एंटर कर जाएगा, तो ये वाले उठा के ले जाएंगे उसको, है ना, एंड फिर इंटरनल सिक्योरिटी इशू बन जाऊगा। 2 देशों के बीच एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशू भी बन सकता है। तो तुम देखो, पाकिस्तान नाल भी अपना जंग चल रही है। तो पाकिस्तान नाल तुसीं पुछ रहे थे प्रदीप, मैनू याद है कि पूछा सी मैनू तुसीं, सर क्रीक का इशू। तुसीं अगर आ देखो तो ये हमारा कराची है ना, और ये हमारा गुजरात है। गुजरात का ये एरिया कौन सा हो गया, रन ऑफ कच्छ एरिया हो गया। अगर आप यहाँ पे जाओ ना, तो ये जो पानी देख रहे हो आप, ये पानी सर क्रीक है, ये रहा सर क्रीक, देख रहे हो सर क्रीक। मिल गया कुछ, मिल गया? एक मिनट पहला भगवान का नाम ले लिए। उन्हें लग्या कि टुटिया है कुछ, ला क्या लगता है आप लोगों को, हम मिशन सक्सेसफुल होगा? हैं, होगा? तो वो भज रहे हो गया ना, मैं शनि है ना, मैं भज जा। केड़ा है कोई, करो यार कोई पाठ फूट कर लो 2 मिनट। हैं सरसे वाले बाबे का नाम हो जाएगा, हैं कितना टाइम है? टेक्नोलॉजी
दैट टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली थिंग दैट विल सेव अस। नहीं, ये दिक्कत है, इतनी सेंसिटिव हो गए हैं हम। चलो हाँ जी करिए आपा। तो नेक्स्ट लिखो तुसी फिशरमैन इशू हो गया। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਸਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਕੋਸਟਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੋਸਟਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 6 point ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਇਸ਼ੂ। ਬਸ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। हाँ 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 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲਿਖੋ ਕੋਸਟਲ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हुन हमारे कोस्ट के ऊपर अगर आप देखो थोड़ा सा नज़र घुमाओ तो हमारे कोस्ट के ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आओ मुंबई में, तो मुंबई में आपको यहाँ पे ना क्या मिलेंगे, ऑयल रिग्स मिलेंगे, मुंबई हाई, ठीक है, जिथे आप कच्चा तेल कट रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिथे आप ऑयल रिग्स मिलेंगे। लिख लो फॉर एग्जांपल ऑयल रिग्स इन मुंबई, नियर मुंबई एंड केजी बेसिन। तो एक बेसिन है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो मैं आपको रिवर दिखाता हूँ दो, ठीक है। ये एक रिवर है कृष्णा रिवर, यहाँ से जाएगा कृष्णा रिवर, ये ऐसे करके जाएगा, और कृष्णा रिवर नीचे से जाएगा और गोदावरी रिवर ऊपर से जाएगा। तो ये जो बेसिन है ना, ये वाला एरिया देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड गोदावरी कृष्णा बेसिन। तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा तेल मिलता है। तो यहाँ पे तेल, तो ऑयल रिग्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड लिखो हमारे पोर्ट्स। तो पोर्ट्स देखो मुंबई पोर्ट, फिर अपने को है ना होर भी बड़े पोर्ट्स है गए, मैंगलुरु पोर्ट, फिर अपने को ठीक है, यू हैव विशाखापट्टनम, इधर जाके विशाखापट्टनम आ गया, फिर गुजरात दे विच तुहाडे कोले कांडला पोर्ट, ठीक है। सो कांडला हो गए। ये सारे पोर्ट्स जिहड़े ना बड़े इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी लई, क्योंकि अल्टीमेटली इत्थों आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर ये पोर्ट्स कल नूं कोई हाईजैक कर लैंदा है, लेट्स से कोई पोर्ट्स नूं हॉस्टेज बना लैंदा है, तो इंडिया लिए बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। सो सेकेंड इज पोर्ट्स। थर्ड लिखो आइलैंड्स। हमारे देश के आइलैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो ये देश से कितनी दूर हैं, लेकिन है तो हमारे देश का पार्ट ही ना, तो हमें इनको सेफ और सिक्योर करना हमारी एक नैतिकता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडमान सी हो गया, या फिर इतने अपने को की हो गए लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए। आर यू गेटिंग द आइडिया? सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ लिखो SHE, ठीक है। किन्ने, हाँ जी, मिनी कोए की एग्जाम्पल दे सकते हो कि किवें मिनी कोए मालदीव क्लेम करता है ना। नैक्सट लिखोगे तुसी नेवल बेसिस। ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं नेवल बेसिस। तो हमारे जैसे अंडमान के अंदर एक नेवल बेस है, सिमिलरली लक्षद्वीप के अंदर भी नेवल बेस है हमारे। ऐसे ही हमने कुछ कोस्टल एरियाज है जहाँ पे नेवल बेसिस को डिक्लेयर किया हुआ है। तो नेवल बेसिस ऑल्सो इज वन ऑफ द मेजर इशू। तो अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट थ्रेटन्स आर मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो उसमें क्या क्या लिखोगे? नंबर 1 मैरीटाइम टेररिज्म, फॉर एग्जांपल 2611। आपको टू द पॉइंट बात करनी है, आपको कहानियां नहीं लिखनी। सेकंड लिखोगे आप पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी, फॉर एग्जांपल इन सुंदरबंस, एंड द डिक्लेरेशन बाय द IMO दैट दिस इज नाउ द रेड लॉन्गिट्यूड। थर्ड, you have the smuggling and trafficking of the electronic goods, drugs, and definitely of the gold and etc. Fourth, you will write about the illegal migrants, like for example Rohingyas trying to sneak into India. Fifth, तुसी लिखोगे that fishermen issue also is there. 2 countries are involved in this, which also causes our coastal security as an issue. And last but not the least, we have lot of important infrastructures जिन्हां नूं protection दी additional load है. For example, oil rigs, ports, naval bases and our island territories. तो आज 6 पॉइंट लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स। हाँ जी, कोस्टल सिक्योरिटी च नहीं आएगा, ये अगे आएगा, मतलब इन द ओशन सिक्योरिटी। कोस्टल एरियाज के उपर की आपको थ्रेट है। हाँ, यू कैन सही लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो चाइनाज एक्सपेंशनिज्म, इदा लिख लो। एक और पॉइंट लिख लो, चाइनाज एक्सपेंशनिज्म इज ऑल्सो अ थ्रेट टू इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। चाइना हैज़ बिन एक्सपैंडिंग। ये एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल,
चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। तो चाइना की कर रहे हैं यार, है ना, चाइना ना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्रिएट कर रहा है, की कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। फॉर एग्जांपल चाइना ने की किया, चाइना ने म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पोर्ट खरीद लिया, फिर चाइना ने बांग्लादेश 'ਚ ਇੱਕ पोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, फिर श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पोर्ट खरीद लिया, फिर इधर मालदीव्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी पोर्ट खरीद लिया, मॉरिशस ਦੇ ਵਿੱਚ पोर्ट खरीद ले, सेशल्स 'ਚ पोर्ट खरीद ले, फिर आ देखो पाकिस्तान ਦੇ कराची एरिया ਦੇ थोड़ा ਜਿਹਾ दूर जाओगे ग्वादर पोर्ट, वो चाइना ने खरीद लिया। फिर उस तो बाद तुसी ओमन ਦੇ ਵਿੱਚ जाओगे, ਇੱਥੇ भी चाइना ने पोर्ट्स खरीद ले। तो इदा करके ना पर्ल्स की है पर्ल्स, तो इदा करके पर्ल्स बना रहा चाइना। एंड कल नूं ये पर्ल्स नूं अगर कनैक्ट कर दिता जाए, ठीक है, सो की बन रहा है, एक स्ट्रिंग बनती पई है। तो इनू कहेंगे आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। लेकिन उनके लिए तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, लेकिन हमारे लिए क्या है, फांसी का फंदा। अगर ये खींच दिया उसने तो हमारा गला कट जाएगा। यू गेटिंग द लॉजिक हियर? हमारे लिए ये फांसी का फंदा है, उनके लिए तो ये हीरो का है ना वो है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो एक्सपेंशनिज्म ऑफ चाइना एज इट कैन बी सीन फ्रॉम देयर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 99 ਇਅਰਸ हाँ 99 हम बतौता पोर्ट। हाँ जी हाँ कर रहे हैं आप अभी कुछ कुछ। जब तेरा गला कोई घोटेगा तो तू थोड़ा बहुत तो पैर हिलाएगा ना, बस पैर ही हिला रहा है तू समझ आ गया कि मैं पंजाबी हिंदी में भी ना, जब तेरा कोई गला घोटेगा तो पैर हिलाएगा ना, तो बस तू पैर ही हिला रहा है। नेक्स्ट आओ, आगे कुछ चैलेंजेस और लिख लो, ये नाल ही कुछ चैलेंजेस लिख लो। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी अगेन एक चैलेंज है, दिस इज अनदर चैलेंज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है कि हमारे ये कोस्टल एरियाज जो है ना, इस पे डाइवर्स टोपोग्राफी है। कई जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, जैसे अगर आप यहाँ पे कोस्टल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओगे तो आपको बीचेस मिलेंगे, फिर कई जगह पे आपको फॉरेस्ट भी मिल सकता है। तो आपकी टोपोग्राफी भी डिफरेंट है। तो मैंग्रोव्स में अगर लड़ना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिस फोर्स चाहिए, अगर आपको फॉरेस्ट के लिए लड़ना है तो डिफरेंट टाइप चाहिए, अगर आपको कुछ कोस्टल सिक्योरिटी प्लेन्स एरियाज हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की पुलिस फोर्स चाहिए। हाँ इधर थोड़ा रन ऑफ का अच्छा आ गया। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान एंटर कर सकता है लैंड से भी, और ऑब्वियसली गल है वाटर से भी तो एंटर कर सकता है ना। कराची इज वेरी मच नियर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेबर्स, बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबर्स, बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबर्स, बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबर्स। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं साहब, जो मुद्दे हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं। अब हमने क्या किया है, तुझे मैं पूछ रहा सीगा तो मैं उधर कुछ कुछ हाईलाइट करूंगा। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट हमारे देश के कोस्टल एरियाज जो हैं प्रोटेक्टेड हो। तो राइट डाउन द टॉपिक, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर कोस्टल सिक्योरिटी, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर कोस्टल सिक्योरिटी, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर कोस्टल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। ध्यान से सुनना यार, देखो आज आपने की है ना, अपना कोस्ट एरिया है। अगर आप कोस्ट तो काफ़ी दूर चले जाने हैं, ठीक है, काफ़ी दूर तो इनू हाई सीज कहने की कहने इनू हाई सीज या फिर ओशंस कह लो, ठीक है, ओशंस कह लो। अगर आप कोस्ट के बिल्कुल नेड़े तेड़े हैं, यानी कि इस एरिया च है, तो इनू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर टेरीटोरीयल वाटर्स कहा जाता है। यानी कि इस एरिया दे विच जे अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं तुहानू जोग्राफी च पढ़ाऊँगा, नॉटिकल माइल्स 20 नॉटिकल माइल्स 220 नॉटिकल माइल्स इदा होंगे है। इस एरिया दे विच अगर आप हैगे तो अपने को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर टेरीटोरीयल वाटर्स नाल क्लासीफाई किया जाता है। जो आप इधर चले जाते हैं तो आप अपनी लैंड के उपर आ जाते हैं, बट एक कोस्टल एरियाज है सारे सारे। अगर इत्थे कुछ ना कुछ हलचल खराब होंदी है तो ये जी इंस्टीट्यूशन जिम्मेवार है, उसका नाम है नेवी। सो नेवी इज प्रोटेक्टिंग अस इन दी हाई सीज, तो इंडियन नेवी, समझ आ गया।
इंडियन नेवी इज प्रोटेक्टिंग अस इन दी हाई सीज। ये नक्शा बना लो, नक्शा बनाओ यार तुसी सारे करिए नक्शा बना। मैं देखिए ना ये पूरा लगी नक्शा बनाओ सारे। मैं इतने नक्शा जो मैं बोर्ड पे लिख रहे हैं यार तो लिखना जरूरी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। बाद च दसूंगा मैं, तुसी बस इन्ना लिख लो ये 12 12 24 24 तो 200। अब देखो क्या है ये, क्या है हाई सीज में क्या मैनेज कर रही है नेवी। अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर सेंटर करते हैं तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1978 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो एक कानून पास किया था इंदिरा गांधी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो यहां पे कोस्ट गार्ड का काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि दूर जावांगे तो नेवी मिलूगी, नेड़े आवांगे तो कोस्ट गार्ड मिलूगा। थर्ड, जब हम कोस्टल एरियाज पे घूम रहे होते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली गल है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने करके डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी अपनी मरीन पुलिसेस बनाई हुई हैं। की बनाई हुई है? मरीन पुलिस। सो महाराष्ट्र की अलग मरीन पुलिस है, कर्नाटका की अलग है, गोवा की अलग है। तो जितना दूर जाओगे तो नेवी मैनेज कर रही है, नजदीक आओगे तो कोस्ट गार्ड, और बिल्कुल अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में एंटर कर जाओगे तो क्या है अंश, क्या है? एक मिनट, कितने सी तू पहले दस किथे सोच रहा सीगा तू आए सीगा हैं? किथे सी टकटकी लगा रखी है किते एक जगह ते है? टकटकी पता की हुंदा? कई बार बंदा ध्यान लग जाता किसी एक जगह के उपर, उन्होंने कहते टकटकी। मरीन पुलिस बेटा इत्थे फोकस करो, ये आपको इधर फोकस, फिर मैं ऐसे फालतू में संदीप महेश्वरी बनता रहूँगा, ठीक है। मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड ते इंडियन नेवी। समझ आ रहा है कि नहीं? एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, कोस्ट गार्ड एक्ट कदों पास किया सीगा? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अपने को कितने इंस्टीट्यूशंस हो गए सर? हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट द कोस्ट? वन इज द कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, अदर इज द इंडियन नेवी, एंड थर्ड इज द मरीन पुलिस। ये और ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जो इंडियन नेवी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह। एंड जिहड़ा मरीन पुलिस है ये रिस्पैक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, जिवें गोवा की मरीन पुलिस, कर्नाटका की मरीन पुलिस, ये सारे उन्होंने अंडर आ गए। सो ये जरूर याद रखना है। एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? अब कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं। फॉर एग्जांपल कई बार ये जॉइंट ऑपरेशंस भी करते हैं, तो लिख लो जॉइंट ऑपरेशंस। टॉपिक ही कर रहे हैं आप इनिशिएटिव्स टू सिक्योर आवर कोस्ट्स। कई बार ये जॉइंट ऑपरेशंस भी करते हैं। जॉइंट ऑपरेशंस का मतलब है कि इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस इंडियन नेवी प्लस मरीन पुलिस कम्स टुगेदर एंड डू अ जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट द स्मगलर्स एंड यू नो द ट्रैफिकर्स एंड वो सारी चीज़ें। सो जॉइंट ऑपरेशन। नंबर 2 लिखो, एक कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करने की बात चल रही है। की चीज है? कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क। कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करने की बात चल रही है। कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करने की बात चल रही है। कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करने की बात चल रही है। इस पर्टिकुलर कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क में क्या हो रहा है कि हमारा पूरा कोस्ट जो है ना, उसके अंदर रडार सिस्टम्स प्लस आप लिख सकते हो ड्रोन्स प्लस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट। लिख लो ये चीज़, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट मैं बताता है, रडार, ड्रोन्स एंड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि कोस्ट में होने वाली कोई भी एक्टिविटी को हम देख सके, सर्वे कर सके। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है। कई बार इंग्लिश वीक होती है। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना, कोस्टल सर्वेलेंस। तो रडार से निगरानी रख सकते हैं, बिल्कुल, ड्रोन से रख सकते हैं।
तो ਵੈਸਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੈਸਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੈਸਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਵੈਸਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਦੇ ਬੋਟਸ ਹੋ ਗਏ, तो वो बाहर निकल गए तो तुहानू पता होना चाहिए वो बाहर निकलिया हुआ है, तुहाडे कोल कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए है, एंड तुहानू पता है कि उन्हें क्या है कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा, तो उदों तक वो 2 दिन बाद दिखता रहे कि हाँ वो नहीं आया, एंड जो आ गया तो एकदम अपने आप ही वो सारा सिस्टम है ना कर ले, ताकि जेडे इंडियन वैसल्स है वो बाहर जान एंड इंडियन वैसल्स ही अंदर आन, ये ना हो कोई एक्सट्रा XYZ वैसल इंडिया के एंटर कर रहा है। समझ आया, वही तो समझ आया प्रदीप। तो इनू की कहते हैं वैसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो वैसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रडार्स, ये सारी चीज़ों को आप कहने कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क। इंडिया ने इस कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क को काफ़ी एरिया से लगाया है, जिमें अंडमान निकोबार लिख लो, अंडमान निकोबार दे विच लगाया है, पौंडीचेरी दे विच लगाया, सॉरी लक्षद्वीप च लगाता, कुछ कोस्टल एरियाज दे विच जिवें बॉम्बे दे विच लगाता। तो बड़ा तकड़ा आर्कीटैक्चर है ये जो इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। इन्ना तगड़ा आर्कीटैक्चर है, इन्ना तगड़ा आर्कीटैक्चर है कि मॉरिशियस, मालदीव्स एंड सेशल्स ये तीनों बेच भी दिता इंडिया ने, है ना, इन्ना तगड़ा आर्कीटैक्चर है। सो ये लोगों ने इंडिया तो डिमांड की है कि तुसी सानू भी ये सप्लाई करो, एंड इंडिया हैज़ गिवन दैट ऑन अ कॉस्ट। ठीक है, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़बरदस्त आर्कीटेक्चर लगाया है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, IDs issued to all fishermen, IDs issued to all fishermen, IDs issued to all fishermen। तो जितने भी फिशरमैन हैं उनको आधार कार्ड मतलब एक ID प्रूफ इशू किया हुआ है। तो अगर कोई एंटर करता है इंडिया में तो वो जिसके पास ID है सिर्फ वही एंटर करेगा, है ना, वो सारी चीज़ें होगी। फिर लिखो लाइसेंस टू ऑल बोट्स, लाइसेंस टू ऑल बोट्स, लाइसेंस टू ऑल बोट्स। ठीक है, फिर एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर फिशरमैन को ना, फिशरमैन को ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह भी ट्रेन कर रहे हैं, फिशरमैन को ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह भी ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मछुआरा होगा ना वो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी काम करेगा, अकेला ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी काम करेगा। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिर भी बना रहे फिशरमैन को, समझ आ रहा है कि नहीं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, लिख लो कम्युनिटी पुलिसिंग। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब होता है जो कम्युनिटी पुलिस को सपोर्ट करती है इन डूइंग द पुलिसिंग एक्टिविटी। जब हम और तुम मिलके पुलिस को सपोर्ट करें तो एक मछुआरा बेटर तरीके से जज कर सकता है एज कम्पेयर टू अ मरीन पुलिस वाला, है ना। सपोज करो मछुआरे को दिखता है कि हाँ यार ये तो लगता नहीं इंडियन, ये तो पाकिस्तानी जिहा लगता है, तो उस टाइम ही होगा ना आधे कांस्टेबल को फोन कर दे कि भाई मैंने लग्या कि गड़बड़ हुई है इतने। सो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, तो वो भी चल रहा है। फिर हमने ना बाकी कंट्रीज के साथ हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं नेवी के अंदर, जैसे मालाबार एक्सरसाइज का नाम सुना आपने, मालाबार। तो ऑपरेशन मालाबार हम किसके साथ करते हैं, US, इंडिया एंड जापान, ये 3 कंट्रीज मिलके ये मालाबार एक्सरसाइज करती है, और ये अरेबियन सी के अंदर करते हैं हम, सॉरी बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर ये मालाबार एक्सरसाइज की जाती है। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा और धमक पैंदी है ना, कि अमेरिका इकट्ठे मिलके ये एक्सरसाइजेस करते हैं। सो इतने टेंशन नाल, है ना। क्वाड्स हो गया, क्वाड तो नहीं हले तो नहीं कर रहे बट ये करनगे। एक्सरसाइज मतलब जॉइंट ड्रिल्स है कि मतलब इदा सोचना कि नेवी दे विच कोई अटैक हो गया तो तुसी उस अटैक नू डाउन करना है, मतलब यू हैव टू लाइक इमेजिन द वॉर्स एंड देन यू हैव टू डू द ड्रिल। फॉर एग्जांपल मैं तुहानू कहां इत्थे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो तुसी की करोगे, भजोगे, बैठोगे, कोई रौला पाऊगा, तो सिमुलेशन ऑफ, है ना, वॉर, सिमुलेशन ऑफ डिजास्टर, उन्होंने ड्रिल्स कहने आप। तो की किया जाए, जिवें बठिंडा की कल कॉरपोरेशन कह दे कि बठिंडा च अगर अर्थक्वेक आता है तो उदों की करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सिमुलेशन करनी है, ठीक है। सो ऑपरेशन मालाबार एक्सरसाइजेस। तो आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, समझ गए। तो मैंने क्वेश्चन पूछ रहा सीगा, पूछा सी नहीं कि सर की कर रहे हैं आप, आ कर रहे हैं आप। एक होर लिख रहे हैं, लिखो, एक इनिशिएटिव होर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया विच इज कॉल्ड सागर इनिशिएटिव।
सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया है एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर चाइना जो है वो है ना ये सारे एरियाज के अंदर जा रहा है और इनको ऑक्यूपाई कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है। तो हमने सागर लॉन्च कर दिया। हमने बोला कि ये मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स के अंदर हम भी जाके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम भी इनको पैसा देंगे, हम भी इनके पोर्ट्स डेवलप करेंगे ताकि हमारा कोस्टल एरिया सेफ हो। क्योंकि ये हो सकता है कि चाइना ये पोर्ट्स को यूज कर सके अपने डिफेंस पर्पस के लिए, तो हमें भी वहां पे प्रेजेंस चाहिए, और हमें प्रेजेंस चाहिए तो हमने क्या शुरू कर दिया, सागर इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन आ गया, लिखो क्वेश्चन, लिखो डिस्कस द की सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट कंसर्न्स आर कोस्टल areas. Also highlight the government initiatives to protect our coasts. समझ गए जी? लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, हाँ ये भी इन्वॉल्व है। IRS चेक करना स्मगलिंग तो नहीं हो रही, कुछ गलत काम तो नहीं आ रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने आपको क्या बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ CBDT एंड इनडायरेक्ट टैक्स ਲਈ सीबैक। सीबैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड बताओ कस्टम्स। और कस्टम क्या होता है, कोई भी माल इंडिया में आना, माल इंडिया से जाना। तो जहाँ जहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे ये IRS ऑफिसर्स लगे होते हैं। दो टाइप के IRS ऑफिसर्स होते हैं सर, मैं रिपीट नहीं करूँगा, दो टाइप के। एक होता है IRS इनकम टैक्स, एक होता है IRS कस्टम एंड एक्साइज। ठीक है, तो ये जो है ये वो वाले होते हैं। इनके घर में जाओ, आपको ऐसे लगेगा किसी और देश में आ गया हो, क्योंकि इनके घर में क्या होता है, बाहर की चीज़ें बहुत होती हैं इम्पोर्टेड। वो क्यों होती हैं सबको पता है। ठीक है, हाँ जो मर्जी भरो तुसी, जो मर्जी करो। तो ये इनके घर में बहुत कुछ मिलता है आपको। कोई एक्सपोर्टर बोल देगा मैं दुबई चला हूँ यार, बता तेरे को कुछ चाहिए, यहाँ से वो ला दियो, बुर्ज खलीफा ला दियो गोल्ड वाला। ठीक है, तो ये चलता है यहाँ पे। ओके जी, तो क्वेश्चन आंसर कर लोगे एवरीबॉडी? यस, बहुत इजी है। ठीक है, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ दो टाइप ਦੇ पोर्ट्स है यार, लिख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ड्राई पोर्ट ਤੇ वेट पोर्ट्स। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ड्राई ਤੇ वेट पोर्ट ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ड्राई पोर्ट ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਤਲਬ लैंड लॉकड ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ वेट पोर्ट ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ड्राई पोर्ट ਹੈ। ठीक है, एंड वेट पोर्ट है जिमें कांडला। सो लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ਲਈ ठीक है एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ, उत्थे माल आंदा, उत्थों माल जाता है, क्लीयरनेस उत्थों होंदी है। इज इट प्रीटी क्लीयर? उत्थे भी कस्टम ऑफिसर्स होंगे एंड कस्टम ऑफिसर्स इत्थे भी होंगे। सो IRS कैन बी हेयर, IRS कैन बी हेयर एज वैल। उन्होंने चिट्टे रंग की टी-शर्ट यूनीफॉर्म जी होंगी है, एंड इत्थे एयरपोर्ट से बैठे होंगे है ना, हैप्पी बर्थडे करने वास्ते सब का। ठीक है, बैग खोलो, ये करो, वो करो, दिखाओ क्या है इसके अंदर। दिस इज़ द बेसिक आइडिया। चलो जी, आप क्वेश्चन कर लोगे सर? यस, इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया और इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ जी लिंक्ड होंगे, बट जिन्ना भी सारा वेरवा होंगे ना वो सारा ड्राई पोर्ट से क्लीयर हो जाता है। उस तो बाद माल नूं सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना होंगे टू द वेट पोर्ट, एंड उस तो बाद माल जिहड़ा है चला जाता बाहर। हाँ, रोड रेलवे दोनों, बस सारी क्लीयरेंस ड्राई पोर्ट पर हो जाऊगी। जिवें लुधियाने च सारी क्लीयरेंस हो जाऊगी, लेकिन कांडला तो यह शिप के ऊपर चला जाऊगा। अगर कांडला च क्लीयरेंस हो रही है तो वेट पोर्ट हो गया। समझ आ गया ना? फॉर एग्जांपल 100 गुड्स है यार,
100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਹ 50 ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ फाइनली वो चला जाऊगा। सो इस करके लुधियाना ड्राई पोर्ट हो जाऊगा एंड कांडला वेट पोर्ट हो जाऊगा। समझ आया कि नहीं? इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगर कितने ड्राई पोर्ट तुम डेवलप कर देने हो उस एरिया के अच्छी डेवलपमेंट आ जाती है, इंडस्ट्री आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। लुधियाने च इंडस्ट्री क्यों है? ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ। तो ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, तो ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ तो ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ इंडस्ट्री आ गई क्योंकि उत्थे ड्राई पोर्ट बन गया। सो बोथ ऑफ देम आर लाइक कनेक्टेड। अगर हम बठिंडा में एक ड्राई पोर्ट बना दें तो क्या होगा, यहाँ पे भी इंडस्ट्री आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इंडस्ट्री नहीं लेके आनी, आपको क्या लेके आना है ड्राई पोर्ट, है ना। तभी माल जाएगा, माल आएगा, क्लियरेंस होगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी ड्राई पोर्ट में। ऐसी चीज़ें सोचने का है, ऐसे नहीं सोचने का कि अंग्रेज़ इतने आके काम करेंगे, है ना। जो भगवंत मान ने कल क्या नहीं अंग्रेज़ आके काम करेंगे। देखी नहीं वीडियो मेरी? नहीं देखी यार तुसी मेरा व्हाट्सएप ही मैं तो डिलीट, मैं तो लेफ्ट कर रहा व्हाट्सएप। मैं लीव कर दा, इतनी घोर बेइज्जती यार है। क्लियर है सर एवरीबॉडी? यस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी। देखते नहीं है उन्हें, अच्छा यार यूँ भेजी जाता यार, दिमाग खराब किया इस बंदे ने, है परविंदर। सोशल मीडिया और इंटरनल सिक्योरिटी, नेक्स्ट टॉपिक। देखो सोशल मीडिया ते इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है। फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया जो भी सोचना है कि सोचना है, मार्कर्स की है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और के यूट्यूब, व्हाट्सएप है, और टिंडर, कई लोग इतने टिंडर भी करते होने हैं। और की है टिंडर तो अलावा? स्नैपचैट ले लो, है टेलीग्राम, यस, है ना। हमेशा इनके बारे में सोचना है, ये है ना। ये सारे क्या है, सोशल मीडिया चैनल्स। और इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, अगर कुछ भी दिमाग में ना आए तो हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या है, ऑब्वियसली गल है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वो सारी चीज़ें माहौल बन गया, है ना। अब ये दोनों लिंक कैसे कर सकते हैं आप, हाउ डू वी लिंक फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। तो लिख लो 4 चीज़ें, थ्रेट्स, सोशल मीडिया की तरफ से थ्रेट्स, 4 चीज़ें। नंबर 1 टेररिज्म, टेररिज्म मतलब सोशल मीडिया से टेररिज्म फैल सकता है। नंबर 2 प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस, नंबर 2 प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस। तो सबसे पहला टेररिज्म, सेकेंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस, थर्ड criminalities, फोर्थ wars। तो ये 4 पॉइंट लिख के आ जाना बस, ठीक है। रट्टे मारो जिंदाबाद, एंड तक रट्टा मार के रखना है इसको सोशल मीडिया और इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो पहले आ जाओ टेररिज्म। टेररिज्म में क्या है, देखो टेररिज्म से 2 चीज़ें हो सकती हैं। 1 लिखो, 1 सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट, यू नो, सोशल मीडिया 2 चीज़ां नहीं लिखनी, लिख दो। रेडिकलिज्म करता है सोशल मीडिया, लोगों को एक्सट्रीम थॉट्स वाल मूव करता है, तो फिर उग्रवाद बनते हैं। इदा के पेजेस, इदा के सोशल मीडिया वैबसाइट्स, है ना, हैगियां जिथे तुसी रेडिकलिज्म प्रमोट करते हो। फिर तुसी देखो ब्रेन वॉशिंग करता है सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग। फिर रिक्रूटमेंट भी करता कि नहीं है। सो हैंडलर्स जिहड़े कि सारे टैरर ऑपरेशंस वाले होंदे, इन्हों रिक्रूटमेंट भी करता है। फिर तुसी देखो लोन वुल्फ अटैक सारा कित्थों होया है, सोशल मीडिया तो। लोन वुल्फ अटैक्स तो कुछ मर्जी लिखी जाओ। तो टैररिज्म दे विच रिक्रूटमेंट हो गया, ब्रेन वॉशिंग, लॉजिस्टिक्स भी सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सारी दी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कि भाई इत्थे बंब है ना करना है, इत्थे नहीं करना है। तो किते ना किते टैररिज्म दे विच रेडिकलिज्म, ब्रेन वॉशिंग, रिक्रूटमेंट, लोन वुल्फ अटैक एंड डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डेफिनेटली व्हाट्सएप के उपर भी ये चल रहा है सर। तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जोड़ा है कितना किते उग्रवाद लई जिम्मेवार है। नैक्सट लिखोगे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। तो देखा होगा प्रोटेस्ट मूवमेंट डिफरेंट जिवें किसान अंदोलन हो गया इन इंडिया।
फिर उस तो बाद अरब स्प्रिंग हो गया, हांगकांग च प्रोटेस्ट हो गए, तो वो भी शनि नहीं है ये, है ना, हनी है हनी। तो यार है ना थोड़ा जिहा देख लियो अज बड़ा इशू हो गया, 15-20 मिनट की वीडियो इदा ही हो गई, हो ही जाती सी कि 10 मिनट तो इदा हुई है। सो देखो किन्ने है जे दसो, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स। तो कितने हो गए, 70 करोड़ इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हो गए, 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। तो बहुत वल्नरेबिलिटी है सर, अगर अटैक करना हो 70 करोड़ लोगों के ऊपर आज एक ही बारी में अटैक हो सकता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाए यहाँ पे, इतना मैसिव अटैक एक ही बारी में करना डेंजरस है। फिर एक इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट होती है, ये भी लिख लो, थर्ड डेटा बता रहा हूँ मैं, आप हमेशा स्टार्ट कर सकते हो, 70 करोड़ यूजर्स है इंडिया के अंदर। एक तीसरा डेटा लिखो, इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट डेटा, ये एक डेटा देती है इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट डेटा। इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट डेटा ये बोलता है कि इंडिया इज द थर्ड वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड नेशन व्हेन इट कम्स टू साइबर क्राइम्स, थर्ड वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड नेशन। समझ आ रहा है बेटा? मैं डेटा इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको याद रह जाए पेपर से पहले। थर्ड वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड नेशन। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ 32 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ गए ਸੀ, हैंग हो गए सी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 32 लाख डेबिट कार्ड्स। तो कहने का मतलब है आप ये सारा डेटा इसलिए लिख रहे हो बिकॉज आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि प्रॉब्लम का साइज क्या है। 700 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया के अंदर, थर्ड मोस्ट अफेक्टेड नेशन है, राइज इन साइबर क्राइम हो रहा है। एक एपिसोड हुआ जहाँ पे 32 लाख डेबिट कार्ड जो है वो होल्ड हो गए थे। तो इस वजह से साइबर क्राइम एक रियल डेंजर है हमारे देश के लिए, है कि नहीं है? साइबर क्राइम एक रियल डेंजर है अपने देश लिए। नाउ राइट ऑन अ फ्यू थिंग्स, हो लिख लो एक डेटा, 175 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स है हमारे देश में। एक डेटा और लिख लो, 175 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स, है ना? तो कितना हो गया 175 मिलियन, 17.5 करोड़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हमारे देश में, और द नंबर इज राइजिंग, द नंबर इज राइजिंग। और जो नए यूजर्स हैं, जो ये 70 करोड़ यूजर्स हैं ना, इनमें से जो 75% यूजर्स हैं ये गांव में से आ रहे हैं, रूरल एरियाज में से। सो जो नए यूजर्स हैं वो पिंडा दे विचों आ रहे हैं, यानी कि द इंटरनेट इज टेकिंग रूट्स इन आवर विलेजेस। तो आप देख रहे हो ये डेटा सारा, रिपीट करता सारा डेटा अगेन मैं। सब तो पहला डेटा लिखा आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, दूजा डेटा आप लिखा इंटरनेट यूजर्स का इंडिया दे विच, 32 लाख डेबिट कार्ड्स का डेटा लिखा, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स लिखे, 75% न्यू यूजर्स फ्रॉम रूरल एरियाज लिखे, एंड लास्ट आप लिखा 175 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स। ये डेटा आप कहीं भी चिपका सकते हो, आप सोशल मीडिया वाले जो हमने टॉपिक किया उसमें भी चिपका सकते हो, और यहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, यहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स गो फर्दर। साइबर क्राइम ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲਿਖੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, साइबर टेररिज्म, साइबर एस्पिनाज एंड साइबर वॉर। ठीक है, तो ऐसे करके चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं साइबर को। लिख लो साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, साइबर एस्पिनाज एंड साइबर वॉर। एस्पिनाज एंड साइबर वॉर। साइबर वॉर। साइबर क्राइम मतलब क्राइम, यानी कि कुछ ना कुछ वायरस, कुछ ना कुछ मालवेयर, कुछ ना कुछ रैनसमवेयर, ठीक है, कुछ ना कुछ इदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम्स ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ करना, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं होया, ठीक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ना। तो क्या हो रहा है, ये साइबर सिस्टम्स का कॉम्प्रोमाइज़ होना। तो
समझ आ रहा है कि नहीं? टेररिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? साइबर टेररिज्म कैन बी यूज टू इन्फ्लिक्ट, लिखो इन्फ्लिक्ट लॉट ऑफ लॉस टू द साइबर स्पेस और यूज ऑफ साइबर स्पेस, दो चीज़ें हो सकती है, यूज ऑफ साइबर स्पेस टू एग्जीक्यूट टेरर एक्ट्स। सो दो चीज़ां हो सकती हैं। पहली चीज़ तो हो सकती है कि तुसी दूसरे कंट्री दे साइबर स्पेस नू बिल्कुल खत्म कर दो, इदां दा अटैक करो कि उन्हां दा साइबर स्पेस ही खत्म हो जाए। दूसरा तुसी साइबर स्पेस नू यूज़ करते पे हो ताकि तुसी अपने ਜਿਹੜੇ बाकी टैरर एक्ट्स है, मतलब जिवें बॉम्ब ब्लास्ट करना है या कुछ इदां दी चीज़ करना, उन्होंने एग्जीक्यूट कर सको। समझ रहे हो? इत्थे तो आऊगा अटैक ऑन कंप्यूटर्स, इत्थे आऊगा यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू हैव अ बॉम्ब। दोनों में बात समझ में आई? एक में तो आपने कंप्यूटर को तोड़ दिया उसका, दूसरा आपने कंप्यूटर को यूज़ करके बॉम्ब बना के फेंक दिया। तो एक में तो आप कंप्यूटर सिस्टम, पूरे सिस्टम को ही खत्म कर रहे हो, दूसरे में उस सिस्टम को यूज़ करके आप अपने नॉर्मल अटैक्स जो आप पहले करते हो वो करते हो। तो ये दोनों केसेस के अंदर क्या होगा? साइबर टेररिज्म। जैसे रिक्रूटमेंट करना, वो सारी चीज़ें करना, लॉजिस्टिक्स करना, वो सारा सेकेंड पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत तगड़े साइबर टेररिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा है ना, ओसामा बिन लादेन अर्गा कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो सारा, उसको बोला गया कि इंडिया की किसी चीज़ को आपने ख़त्म करना है तो वो आप ख़त्म करना है। साइबर एस्पिनेज मतलब स्पाइंग की होंदा है? स्पाइंग का मतलब है कि तुसी है ना जसूसी करनी साइबर सिस्टम ਨੂੰ यूज़ करके, जिवें पैगासस। सो पैगासस का एग्जाम्पल लिख दिओ ਇਹਦੇ कि किवें पैगासस यूज़ करता सी। एक होर एग्जाम्पल लिख दो, स्टक्सनेट। स्टक्सनेट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ना एक वायरस ਸੀगा जो यूएस ने डेवलप किया ਸੀਗਾ ईरान ਦੇ न्यूक्लीयर एस्टैबलिशमेंट, न्यूक्लीयर प्रोग्राम ਨੂੰ देखने वास्ते कि कितना को न्यूक्लीयर प्रोग्राम ईरान कर रहा है, तो स्टक्सनेट यूज़ किया सीगा। एब्सोल्युटली क्लीयर? तो ये सारे आ जाते हैं। फिर वॉर होगी, वॉर दे विच तां तुसी है ना साइबर वॉर तुहानूं पता ही है कि किवें सिस्टम जिहड़ा हैगा पूरा लॉन्च कर दिता जाए। इंडिया ने साइबर स्पेस भी हुण बनाया है। सो ये सारे के सारे जो है अल्टीमेटली इश्यूज़ हैं। अब इसमें लिख लो लास्ट में चैलेंजेस इन डिफेंडिंग साइबर स्पेस, एंड लास्ट में हम लिखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस हैं? वही कहानी है जो पहले लिखी थी अपन ने। एनोनिमिटी ऑफ परपेट्रेटर, किसको अकाउंटेबल होल्ड करे, जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रैपिड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, वही सारे इश्यूज हैं जो पहले अपन ने लिखे हैं। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज व्हाट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो सरकार के इनिशिएटिव, तो इसके विच चीज़ लिखनी है आप। एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ होंगी, की होंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख लो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर एनी कंट्री। हमारे देश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारे देश का फाइनेंस सिस्टम हो गया, हमारे देश का बैंक्स हो गए, हमारे देश के अंदर एनर्जी का सिस्टम हो गया, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम पूरा बिजली देने का प्रोसेस हो गया, हमारे देश में कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे देश का हेल्थ सिस्टम क्या है? पूरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन एजुकेशन भी हमारे देश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनके बिना हमारा देश नहीं चल सकता, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके बिना देश का चलना बंद हो सकता है। समझ रहे कि देश खत्म हो जाए। जैसे अगर हम बात करें बैंक्स की, आज अगर हमारे सारे बैंक्स, जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे इंटरनेट सिस्टम के ऊपर किसी है ना किसी वायरस ने अटैक किया और पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, कितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया च अकाउंट है ना, तो किस है? हाँ बस सोच भी है ना, सारे बैंकों से अटैक हो गया। अब बताओ बेटा, जिंदगी यहां से ना वहां चली जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाओगे आप, समझ रहे हो? तो बैंक्स की मेंटेनेंस, बैंक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल एनर्जी देखो, आज आपने की लगा रहे, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे कि नहीं? प्रीपेड मीटर्स लगा रहे ना, प्रीपेड मीटर्स लगा रहे हैं, जिहदे ते रौला पाई जाते लोग कि असीं नहीं लवावांगे प्रीपेड मीटर्स।
तो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब पूरा ग्रिड ही इंटरनेट बेस हो जाएगा। एंड अगर इंटरनेट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ग्रिड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, हमारा पूरा मूवमेंट ऑफ पीपल। फिर हेल्थ, आज देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है आयुष्मान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, सुना है इसके बारे में? तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दी पई है, तो सारे रिकॉर्ड सब कुछ। एंड अगर ये पूरा ब्रीच हो जाता है फॉर सम रीजन, प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, थोड़ी हेल्थ कैन बी वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं एक साइबर टेररिस्ट हूँ या फिर मैं साइबर एस्पिनाज का रोल प्ले कर रहा हूँ या वॉर का कर रहा हूँ, मेरा फोकस रहेगा कि मैं इन चीज़ों के ऊपर अटैक करूँ। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला इनिशिएटिव लिखो, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल क्रिटिकल, सरकार ने बनाई है एक बॉडी, उसका नाम है, बताता हूँ नाम मैं, NCIIPC, देख लो NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, प्रोटेक्शन सेंटर, प्रोटेक्शन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC। दोबारा बता, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये सेंटर जो है दिल्ली के अंदर बनाया है इंडिया ने, सो दिल्ली के अंदर बनाया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2004 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर बनाया गया है। 2000। क्या काम है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, क्या काम है? ध्यान रखना है ना, प्रीएम्प्ट करने ऐसे अटैक्स को। दूसरा एक और बॉडी बनाई है इंडिया ने, पहली बॉडी लिख ली, केडी लाई है, NCIIPC। दूसरी बॉडी लिखो, सर्ट इन, सर्ट इंडिया। सर्ट है साइबर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, साइबर एमरजेंसी, मैं भूल जाना यार, मैं सर्ट आई याद रखना होता है बेसिकली तो ये, पर चलो तो डेली आप जस्ट वेट, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मैं तो आई याद करता है सर्ट इन, इन्हों आई याद करना सर्ट इन, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो बेसिकली की है, ये भी दिल्ली दे विच है, ठीक है, दिल्ली दे विच है, एंड ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, NCIPC ਦਾ ਕੰਮ बेसिकली ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रेजिलिएंट बनाना है। की बनाना है? रेजिलिएंट, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ वल्नरेबिलिटी ना होवे ਜਿਹੜੀ कि यूज़ की जा सके। सर्ट इन ਦਾ बेसिकली ਕੰਮ ਇਹ है कि अगर कोई अटैक ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, तो उस टाइम ਤੇ अटैक होने करके ਜਿਹੜਾ मतलब वो होएगा, इफेक्ट होएगा, है ना, इफेक्ट होएगा, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ तरीके नाल मिनिमाइज करना, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। डिजास्टर ਹੁੰਦਾ ना, तो डिजास्टर तो किन्ने लोग मरते हैं, ये डिपेंड करता है कि तुहाडी सरकार दी जड़ियां डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैगियां वो किस तरीके नाल एक्टिव होंदियां। सिमिलरली अगर साइबर क्राइम होएगा तो किन्ने लोग इफेक्ट होंगे, डिपेंड करता है सर्ट के ऊपर। तो सर्ट विल कम इनटू पिक्चर whenever there is a major attack on India, and then the CERT in will come with all these engineers and computer engineers to ensure that the minimum damage happens to our critical infrastructure. समझ आ गया what is CERT in? Absolutely clear. फिर एक लिखो साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र। ए साइबर स्वच्छता केंद्र, थर्ड लिखो साइबर स्वच्छता केंद्र। ये जो केंद्र है ना, सर्ट इन ऑपरेट करता है, ठीक है, सर्ट इन ऑपरेट करता है। एंड इस केंद्र का बेसिकली काम की है, इस केंद्र का काम यह है कि गवर्नमेंट ऑफिसिस दे विच लगा लो या फिर ईवन लोगों को ला लो, है ना, जिन्हें भी लोग पीपल ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂक्स ਹੈਗੇ, फाइनेंसिस ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ M कवच करके एक ऐप है जो इंडिया का खुद का की है एंटीवायरस सिस्टम, ये इंडिया ने खुद बनाया है M कवच।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਏ ਹੋਣੇ ਆਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਖੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ है ना, वो सारे अमेरिकन है। तो इंडिया ने खुद बनाया है एम कवच, यानी कि ने बनाया है साइबर स्वच्छता केंद्र ने। एंड साइबर स्वच्छता केंद्र कौन ऑपरेट करता है, सर्टेन, एब्सोल्युटली क्लियर। फिर उस तो बाद इन्होंने बॉट रिमूवल ਲਈ भी एक अपना ऐप बनाया, बॉट रिमूवल ਲਈ। बॉट रिमूवल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ये बॉट की है ना, तो वो भी एक ऐप बनाया है। फोर्थ लिख लो, इंडिया 'ਚ एक नैशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हैगी है, 2013 'ਚ पास की गई थी, नैशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि उदों पास हुई सी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया 'ਚ एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो मैं दसिया सीगा 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ पास किया गया सीगा, लेकिन इन्हू 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ अमेंड किया गया। सो ये एक्ट भी है इंडिया 'ਚ। सो वी हैव एक्ट ऑल्सो इन इंडिया। हुणे रीसेंटली डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ने एक साइबर सिक्योरिटी ਲਈ अलग तो कमांड भी बनाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जैसे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, वैसे ही 3 और कमांड्स हैं, एक साइबर है, एक स्पेस है, एक स्पेशल ऑपरेशंस है। तो वी हैव नाउ 6 कमांड्स इन द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। तो पहला सिर्फ किदे ਲਈ ਸੀ, नेवी ਲਈ, एयरफोर्स ਲਈ ਤੇ आर्मी, लैंड बेस, वाटर बेस एंड सी एयर बेस सी, स्पेस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, जिहदे विच साइबर, जिहदे विच सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, वो सारी चीज़ आ जाती हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करना है। तो ये भी अपने देश च बनाया गया है। आई होप क्लियर है सर। तो क्वेश्चन लिख लो एक, थर्ड क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, डिस्कस द इंपॉर्टेंस of cyber security in the light of increasing internet users in India. Also discuss that whether initiatives of the government have yielded any results that has made our cyber space सिक्योर। क्वेश्चन समझ आ गया? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो डिस्कस दैट वेदर द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट हैज यील्डेड एनी रिजल्ट्स दैट हैज मेड अ साइबर स्पेस सिक्योर। तो आपके पास 2 सवाल है। पहला तो आपको इंपॉर्टेंस बतानी है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है पवित्र, और सेकंड टाइम भी आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स बताने हैं, लेकिन बताना ये है कि क्या ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इससे हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी और अच्छी हुई है या बुरी हुई है, अगर नहीं हुई तो क्या करने की ज़रूरत है। सो 3-4 पॉइंट्स इसके अंदर लिखोगे आप। पहला पॉइंट आप इंपॉर्टेंस लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखोगे, तीसरा पॉइंट इसके पॉजिटिव लिखोगे, चौथा पॉइंट इन इनिशिएटिव्स के नेगेटिव लिखोगे, और फाइनली आप क्या दोगे, कंक्लूजन, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत सजेशन दोगे कि दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट बेटर। तो 3 क्वेश्चन आज किए हैं आपने, 3 टॉपिक किए हैं और 3 क्वेश्चंस किए हैं। कोई शक है विच हुण तक? तो ये सारा तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक था। मैं तो आप बहुत बोर हो गया पढ़ा के। ईजी है इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, ईजी है, क्वेश्चंस कर सकते हो। टॉपिक देखा करो, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कराया करो, टॉपिक देखा करो, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कराया करो।
5 मिनट लूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पॉलिटी किने किने कितना है मेरे को पॉलिटी, हाथ खड़ा करो तुसी। रिकॉर्डिंग नहीं कितना, किने किने है रिकॉर्डिंग नहीं, तुसी होर किसी ने नहीं ना, तुसी भी कितना है। हाँ पॉलिटी देखो, पॉलिटी है ना, ध्यान से सुनना है आज, क्योंकि पॉलिटी ਦੇ ਤੁਸੀਂ MCQs ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो कुछ चीज़ां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PCS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੋਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? GS2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਥਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। तो एथिक्स चो भी पूछा जा सकता है, एसए चो भी पूछा जा सकता है, GS2 च तो लाजमी आएंगे, लेकिन GS3 ਦੇ ਵਿੱਚ भी क्वेश्चन आ जाते कई बारी, GS1 च भी क्वेश्चन आ जाते कई बारी पॉलिटी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो ये भी इदा नहीं है कि इत्थों क्वेश्चन नहीं बन सकते। फिर उस बाद आ जाती तुहाडी इंटरव्यू। इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन तुहाडे लाजमी पॉलिटी टॉपिक चो आएंगे। सो अगर आप गल करिए पॉलिटी की तो 10 ਤੋਂ 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स, मेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 क्वेश्चन, एसए ਦਾ पॉलिटी ਦਾ क्वेश्चन, एथिक्स ਦਾ पॉलिटी ਦਾ क्वेश्चन, एंड GS1 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पॉलिटी ਦੇ क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी। एंड पॉलिटी की अगर आप गल करते हैं तो पॉलिटी दी सोर्सेस जो तुसी करनियाँ है, तो लिखो सोर्सेस, कहाँ से पढ़ना है हमें पॉलिटी। हाँ जी, तो एक किताब है, उसका नाम है लक्ष्मीकांत, लिख लो चाहे लक्ष्मीकांत। ये पासपोर्ट है बेसिकली। अगर कोई बंदा राजेंद्र नगर जाता है ना, तो जब वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसके बैग, वहाँ पे बंदे खड़े होते हैं, वो बैग फरोलते हैं उसका। अगर उसके बैग में लक्ष्मीकांत पड़ी है, फिर उसको एंट्री है राजेंद्र नगर, ठीक है। हम ये बोलते होते थे कि उसके बैग में अगर लक्ष्मीकांत पड़ी होगी ना, फिर ही उसको जो वहाँ पे वो देते हैं ना, रेंट पे देते हैं प्रॉपर्टी, तो वो पहले बोलते बेटा लक्ष्मीकांत लेके आया है ना, आधार कार्ड प्लस लक्ष्मीकांत, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिर जाके तुहानू उत्थे घर मिलूगा रहने वास्ते, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यूपीएससी की प्रेपरेशन का। जब भी कोई यूपीएससी की प्रेपरेशन शुरू करता है बंदा, चाहे वो पीसीएस चाहे यूपीएससी, तो सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ता है? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद बंदे को लगता है अब तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, जो सच्चाई नहीं है ना, पर लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। लक्ष्मीकांत दे बहुत वर्जनस है ਜਿਹੜੇ मार्केट च घूमते हैं, लॉट ऑफ वर्जनस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 है ना। किनवा चलता पे आजकल? 6th वर्जन चल रहा है, 7th आ गया, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो ले लो, ठीक है। जिदे कोल हैगी है, मतलब जिदे कोल नहीं हैगी, सॉरी, जिदे कोल नहीं हैगी, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो ले लो, तो जिदे कोल पई है वो भी ठीक है, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू हैव एन ओल्डर वर्जन ऑफ लक्ष्मीकांत। समझ आ गया कि नहीं? सो नो प्रॉब्लम, राइट। ये नहीं है कि 6th वर्जन ਤੇ 7th वर्जन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ लक्ष्मीकांत ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ है ना, कोई ज़मीन आसमान का चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज इन्ना है बस कि थोड़ा बहुत जिन्हों कह लो कि नवीं चीज़ां जिहड़ियां नवे लॉज, नवी अमेंडमेंट्स, कुछ नवे इदां दी चीज़ां होंदियां वो आ जांदियां, वो तो करंट अफेयर्स भी कवर हो जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर और नॉट? सो देयर इज़ नो वरी, इवन इफ यू हैव एन ओल्डर वर्जन, अगर आपको कोई पुरानी किताब मिल रही है कहीं से सस्ती, ठीक है, लेकिन वो ओल्डर वर्जन है, 5th वर्जन है, 4th वर्जन है, नो प्रॉब्लम, यू कैन बाय दैट आल्सो। क्योंकि आपको कोई मर्जी ओल्ड वर्जन ले लो लक्ष्मीकांत का, उसके अंदर आपको उस साल के करंट अफेयर्स को सब्सटैंशिएट करना ही पड़ेगा पॉलिटी के,
तो जब वो करंट अफेयर्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे ना, वो लक्ष्मीकांत के 7th वर्जन से भी ऊपर चले जाएंगे, वो 8th वर्जन बन जाएंगे। तो इस वजह से डोंट टेक टेंशन इफ यू हैव एन ओल्डर। किस किस के पास लक्ष्मीकांत है, हाथ खड़ा करो। सारे लगे बैठे, तो बिल्कुल नहीं आएगी, दो नहीं खरीदनी, ले खरीदनी है लक्ष्मीकांत, होने खरीद दो जाके। और कितने को लेगी, थोड़े को भी नहीं आएगी, क्यों हैं? आज ही सब कुछ करांगे आपका, आज ही आप आईएएस बनाएंगे, आज ही आईपीएस बनाएंगे। और कितने को नहीं आएगी, थोड़े को ले लो भाई लक्ष्मीकांत की किताब है। और कितने को, थोड़े को लेगी, केड़ा वर्जन है? 6th। थोड़े को ले नहीं हैगी, आज ही लो जाके। हाँ जी ममता, केड़ा वर्जन है? 6th है सब को ले। तू दो क्यों लगी बैठा है? कोई हेल्प कर दे यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, हैं एक वर्जन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दे दे, ठीक है? मैनू पता ਇਹਨਾਂ ने ਲੈਣੀ ਤਾਂ है नहीं की, दे दे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਜਾ ਕੇ। क्या हाल है, ठूस ला लक्ष्मीकांत, ठीक है? मुंह के अंदर पावांगे, दिमाग चो निकलूगी बाहर, ठीक है? तो सबसे पहली क्या है सर, सोर्स क्या है? लक्ष्मीकांत। हुण ना लक्ष्मीकांत के अलावा भी कुछ किताबें हैगी, ध्यान से सुनना है। लक्ष्मीकांत के अलावा भी कुछ किताबें हैं। एक किताब है, उसका नाम है डीडी बसु, ठीक है? डीडी बसु, दुर्गादास बसु। ये किताब है दुर्गादास बसु की, सुना किसी ने डीडी बसु? ये भी पॉलिटी के लिए है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ है ना, ये भी पॉलिटी के लिए है। लेकिन ये किताब वो बच्चे मतलब यूज करते हैं जो बच्चे स्वैग मारते हैं पॉलिटी के अंदर। स्वैग समझ लो कि भाई वी आर, हमें पॉलिसी आती है। सर 6th एडिशन दी रिवाइज आई है, 7th का बस ठीक है, जेड़ा भी एडिशन हैगा 6th रिवाइज एडिशन। डीडी बासु जेडी किताब है ना, वो स्वैग वाली किताब है। स्वैग समझ लो, बहुत औखी किताब है पॉलिटी। सर ये फिर ऑप्शनल वाला भी ठीक, ऑप्शनल भी नहीं है, ये बस स्वैग वाली है। जिवें अजकल है ना, मैं आह फिलोसफी की किताब नहीं आएगी, ये मैं क्लास च ले आना है, लेकिन मैं पढ़ी नहीं आज तक, है ना? स्वैग है मेरा ये, ठीक है? जिन्हें शायद लोग पढ़ा लिखा बंदा लाता है ये, है ना? इसे स्वैग बुक, तो वैसी किताब है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साहब कि इसको नहीं लेने का, डोंट बाय दिस, ठीक है? फालतू की किताब है, ऐसे अपना काम पढ़ाओगे। गवर्नेंस इन इंडिया, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस इन इंडिया भी हो सकती है, वो भी ले सकते हो आप, 2 बुक्स ले सकते हो लक्ष्मीकांत। सर वो विजन दे ठीक है, उसमें विजन दे ज़्यादा बेटर है नोट्स, बस विजन दे ले लो, इन्हें छड्डो, ठीक है? फिर लक्ष्मीकांत तो इलावा डीडी बसु नहीं लेनी। मैंने यार मुझे कुछ आ रहा है, एक ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की किताब आती है स्पेशल, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बारे सारा मेंशन होता है। इधर फोकस करो यार, वो किताब लिखी है सुभाष कपूर ने, सुभाष कपूर, ठीक है? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की डिस्कशन है कि पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो सारी चीज़ें। डोंट बाय दिस आल्सो, ठीक है? प्लीज डोंट बाय दिस ऑल्सो। ये भी क्या है? स्वैग वाली बुक है। इसमें भी क्या है? स्वैग है इसमें भी, है ना? जैसे स्वैग इसमें था डीडी बसु में। तो प्लीज गाइस, ओ माय गाइस, है ना, आपको सिर्फ एक ही बुक के ऊपर फोकस करने का है, वो है लक्ष्मीकांत, बस। प्रीटी क्लियर और नॉट? आपकी लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ एक ही बुक पढ़ी होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सुभाष कश्यप है, प्लस मैं तो नाम भी भूल गया, देखो सुभाष कपूर, सुभाष कश्यप, प्लस कोचिंग, हाँ प्लस नोट्स, समझ आ गया है? सेकंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मेरे नोट्स हैं, माई नोट्स, ठीक है? मेरे नोट्स स्वैग है, कोई नहीं है उसके जितने ठीक है? मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स बड़े ब्यूटीफुल नोट्स हैं मेरी तरह, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है? क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स को मैंने पिक्चर फॉर्म में बनाए हैं, तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशंस जो ऐसे फोटोज़ में की हैं, उसकी पूरी पॉलिटी मतलब फोटोज़ में एक्सप्लेनेशन है। तुझे देखा होगा पुराने बच्चों ने, है ना? 30 to 40% पिक्चर फॉर्म च है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट टू लाइफ दिखा रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜस्ट ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਨੋਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਵੈਗ specially dedicated, crafted from the pristine mountains of Himalayas
तो वहाँ से मैं जैसे एक बार गया सी हिमालय पर्वत उत्थे बैठा गुफा लीती स्पेशल सारा करने का है, ठीक है। तो समझ आ गया कि नहीं? सो करंट अफेयर्स हो गया। तो मुक्ति गल की है सर, लक्ष्मीकांत, नोट्स, वीडियोस एंड करंट अफेयर्स, ये 4 फैक्टर्स जो है ना, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। डेप्थ है जी इसके बाद, करंट अफेयर ये लीथल है जी, लीथल। ज्यादातर क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स तो आंदे हैं कि लक्ष्मीकांत और ट्रैक दोनों ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। सर करंट अफेयर एवरीडे करना मंथली मंथली कर लो, मंथली करंट अफेयर्स कर लो जिਵੇਂ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 जो चीजें हैं सर, ये चारों चीजें क्या है? लीथल है, ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर ये चारों चीजें आपकी है ना, मैं आपको ये हम कमिटमेंट दे सकता हूँ कि आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आप करोगे तो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये भी कमिटमेंट दे सकता हूँ आपके 0 में से 15 आएंगे, मतलब 15 में से 0। समझ आ रहे हैं पवित्र? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी जो है आप ऐसे करेंगे जैसे अपने को 1 मंथ के ऊपर लग सकता है। तो पॉलिटी में 1 महीना का टाइम होता है। तो आप कब शुरू कर रहे हैं? कल की है 12 अप्रैल। तो ਤੁਸੀਂ लगा के चलो 20th मई तक आप पॉलिटी ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਰਾਂਗੇ, ये 12 अप्रैल तक। सो 1 महीना पूरा लग जाता है पॉलिटी को, ठीक है। लास्ट टाइम 40 लेक्चर सीगे लास्ट टाइम, तो बस 30-40 लेक्चर्स लग जाते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो वो चलेगा सारा का सारा। अब पॉलिटी के अंदर करना क्या है? पॉलिटी के अंदर हमें करना है ये सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान। लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 5 मिनट लूंगा बस। जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी और तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना LBSNA में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपके लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है ना आपकी। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग। मॉर्निंग में 5 बजे आपको उठाया जाता है। आप कहते हो ना लाइफ इजी कब होती है? अब मैं बताऊंगा कब होती है लाइफ इजी। आप तो बहुत इजी ब्रीजी रहते हो ना, मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में आपको 4:30 बजे उठाते हैं, 5 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है इन द फील्ड। फालतू की बातें करते रहते हो बैठे सारा दिन। अब देखो ये गेम यहाँ चलती है। 4:30 बजे आपका अलार्म बज जाता है और 5 बजे आप फील्ड में होते हो LBSNA के ग्राउंड में, सारे ऑफिसर्स। फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है, 3 घंटे 3 आवर्स की फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर 5 से 5:30 आपकी स्ट्रेचिंग वेचिंग होती है। 5:30 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आपको मैराथन रन करना पड़ता है, 15 किलोमीटर भागना पड़ता है 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप नहीं भाग पाते तो आपको भगाएगा वो जो आपका ट्रेनर होगा। तो ट्रेनर की जिम्मेवारी होती है आपको 15 किलोमीटर भगाने की। सर आइए इसको भी करना है। जी हाँ जी, रोज पे जाते हो? हाँ ठीक है। ठीक है, सुन लो भाई, आगे सुन लो। फिर 6:30-7 बजे तक ये पूरा सिलसिला चलता है। 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको कोई गेम खेलनी होती है। पहले आप भागते हो, फिर आप गेम खेलते हो। गेम कोई भी, आप क्रिकेट नहीं होती होती है, कोई भी ऐसी गेम जिसमें बास्केटबॉल या कोई टेनिस, लॉन टेनिस, ऐसी 4-5 गेम्स होती हैं अकेडमी के अंदर। कुछ हो गया लॉन टेनिस, तो वो खेलनी पड़ती है। 8 बजे आप सारा कुछ करने के बाद मेस में जाते हो, सीधा मेस होके मेस में जाते हो। लेकिन खाना अच्छा होता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का खाना बहुत अच्छा होता है। खाने 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ पूरा मेन्यू ਹੁੰਦਾ, परांठे परूंठे पूरियां छोले सब खाते। लोग जल्दी पूरियां ही खाते क्योंकि इतने भड़के होंगे कि वो तो पूरियां ही खाओ इतना है ना। 3 घंटे के एफर्ट के बाद पूरियां बना देंगे। 8 बजे पूरियां शुरू हो जाती हैं। 9 बजे तक आपको टाइम मिलता है मेस में जाने का, नहाने का। अगर 10 मिनट पावर नैप लेना ले लो, ठीक है, नहीं लेना ना लो, जो मर्जी करो। 9 बजे तो क्लास 'ਚ बैठना पैंदा, तो दैन तुम्हारी मेंटल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 9 बजे। 9 बजे से लेके 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं आपकी, 9 से 2। 2 से 3 आपकी छुट्टी होती है, मतलब छुट्टी होती है, रिसेस होती है। 3 से 6 आपकी फिर क्लासेस चलती हैं।
क्लासेस लेता कौन है? सुभाष कश्यप लेता है क्लास, डीडी बसु क्लास लेगा अगर जीवंत है था, लक्ष्मीकांत क्लास लेगा आपकी, ठीक है। जो आज आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, वो बंदे आगे आपकी क्लासेस लेंगे LBSA में, ठीक है। ये लेते हैं क्लासेस, कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी आगे क्लास ले लेता है ऑनलाइन, ठीक है। ताई जी भी ले लेते हैं क्लास। 6 बजे तक आपकी क्लासेस सब, 6 बजे के बाद क्या होता है? आपको दोबारा ग्राउंड में आना पड़ता है फॉर अनदर 30 to 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग अगेन। 7 साढ़े 7 बजे तक आप इतने ड्रेन हो जाते हो कि अगर घर वालों का फ़ोन आ जाए ना, तो आप फ़ोन डस्टबिन में फेंक दो। 8 बजे आपका डिनर होता है, 9 बजे आपको डिनर पे बुलाया जाता है, और 9 बजे मतलब 8 से 9 डिनर होता है। 9 बजे के बाद अपने रूम्स में मिल जाते हैं, रूम 5 स्टार रूम्स है LBSA ने ਦੇ ਵਿੱਚ, रूम 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ फ्री टाइम है, ਆਪਦੀ गर्लफ्रेंड ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, ਆਪਦੀ वाइफ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, ਉੱਥੇ गर्लफ्रेंड ਬਣਾਉਣੀ है, फोकस। 2 टाइप की ज़िंदगी होती है सर। एक टाइप की ज़िंदगी होती है कि आप जो है पेपर से पहले गर्लफ्रेंड बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ, वो ज़िंदगी है यूज़लेस ज़िंदगी, समझ रहे हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक टाइप की ज़िंदगी है जब आप अकेडमी में जाके अपने रिलेशन बनाते हो, वो तो यार वो तो बनानी है, उसके पीछे रीज़न और है, उसके पीछे रीज़न लव इश्क मोहब्बत नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है? काडर। बड़ी गेम खेलो ना, प्यार मोहब्बत वाली गेम 'ਚ फंसे हो। सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤੀसगढ़ काडर मिल गया, तो क्या होगा? तुम्हें पंजाब काडर